एस टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर 7-11 जो है इसको डिस्कस किया जाएगा। ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी 1908 इन द लाइट ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट्स जो तय हुई हैं आज तक, जो इसकी एक्सप्लेनेशंस हुई हैं, जो रूल्स दिए गए हैं सीपीसी में, इसकी सुपीरियर कोर्ट्स में जो जो एक्सप्लेनेशंस हुई हैं, जो प्रिंसिपल तय हुए हैं, वो उसकी तकरीबन 60 साइटेशंस हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। वो आपको एंड में पिक्स की सूरत में मिल जाएंगी। उसकी एंड वीडियो की एंड में पिक्स लगा दी जाएंगी। उन साइटेशंस को पढ़ने के बाद आई होप कि आप जो है इस टॉपिक पे, इस जो प्रोसीजर है, इस पर फॉर लाइफ के लिए बिल्कुल जो है आपको इसको अंडरस्टैंड करेंगे और ये उस पर अबूर हासिल हो जाएगा आपको। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड एंड जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड आर द प्रिंसिपल दैट आर सिग्निफिकेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, इनकी जो रोशनी में ये एक असूल जो है मैक्सिम की प्रिंसिपल मैक्सिम, और इसके साथ साथ ये जो टूल है जो आज डिस्कस किया जाएगा 7-11 का। 7-11 जो बेसिकली है ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बहुत ही मुफीद मैं समझता हूँ, बहुत ही लोगों की लिटिगेशन में बचाने के लिए और कोर्ट का प्रीशियस टाइम बचाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस जो कानून है इसकी वजह से कोर्ट का प्रीशियस टाइम भी बचता है और इसके साथ साथ लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिटिगेशन में जाने से बचते हैं। तो ये जो ऐसे दावाजात होते हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकलना होता, जो बेकार होते हैं, आफ्टर द एविडेंस भी उन्होंने खारिज होना होता है, उन दावाजात को इस टूल की रोशनी में कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन है कि वो प्लेंट जो है वो खारिज कर सकती है। वो कौन कौन सी ग्राउंड्स हैं? दो मूड्स हैं। एक तो सो मोटो है, वो एक साइटेशंस है लैंडमार्क जजमेंट की रोशनी में सो मोटो, जिसमें कोर्ट खुद देखे, जब उसकी स्क्रूटनी करती है कोर्ट शुरुआत में, आगाज़ में, तो कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि कोर्ट उसको जो है किसी भी स्टेज पर कोर्ट उस प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है। इसके साथ साथ अग्रीव्ड जो पर्सन होगा वो इस एप्लीकेशन को देगा, तो वो ये जो है वो प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। अब जो कानून में तरमीम आई है नवंबर में, तो उसके बाद आप जब जवाब दावा देंगे तो आप उसी में वो ग्राउंड्स मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग एप्लीकेशन देने की ज़रूरत 7-11 की नहीं है। ये 7-11 के ग्राउंड्स आप जवाब दावा में ले सकते हैं आफ्टर द अमेंडमेंट्स, जो अब नई सिविल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट आई है। तो मैं जो आप ये टॉपिक समझने के लिए आपने कौन कौन से लॉ पढ़ने हैं, रेलिवेंट जो इसके लॉज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। रेलिवेंट सबसे पहला तो लॉ 7-11 का है। ऑर्डर 7 का रूल 11 आपने पढ़ना है। उसमें जो दिए गए हैं 4 पॉइंट है, वो आपने उसको गौर से पढ़ लेना है। मैं भी इधर आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसके साथ साथ आपने क्या पढ़ना है, आपने जो है पार्ट बी जो है एप्लीकेशन रिसेप्शन ऑफ प्लेंट्स एंड एप्लीकेशन, वॉल्यूम 1 है, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, ये आपने पढ़ना है। ये पार्ट बी पढ़ना है आपने, रिसेप्शन ऑफ प्लेंट्स एंड एप्लीकेशन, हाई कोर्ट रूल्स का ये आपने पढ़ना है। थर्डली आपने एग्जामिनेशन ऑफ प्लेंट, पार्ट सी, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, ये आपने पढ़ना है। 1887 जो सूट वैल्यूएशन एक्ट है, ये आपने इसका सेक्शन 11 सिर्फ पढ़ना है, आपको समझ लग जाएगी। इसके साथ साथ जो कोर्ट फीस एक्ट है 1870, ये आपने पढ़ना है। ये जब आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये जो 7-11 की ग्राउंड्स हैं ये किस तरह अप्लाई होंगी, एज इट इज़ किस तरह ये अप्लाई होंगी। सबसे पहले इसकी जो ग्राउंड है वो है जी काज ऑफ एक्शन, जिसको हम बनाए दावा कहते हैं। बनाए दावा जो है, दावा किस वजह से दायर किया जा रहा है, कोई वजह बनेगी, काज ऑफ एक्शन बनेगी, तो फिर ये आप दावा दायर कर सकते हैं। अगर आपको कोई रिलीफ चाहिए, कोई आपका राइट जो है वो आपको चाहिए, तो वो काज ऑफ एक्शन कंसीडर होगी। इसमें कुछ एक तो शेल का लफ्ज़ यूज़ किया गया है, मैंडेटरी है इन ग्राउंड्स में, लेकिन इसके साथ साथ
कुछ चीज़ें फॉर एग्जांपल अमेंडमेंट की एक अगर प्लेट में अमेंडमेंट होगी तो वो बीइंग अ फ्रेश सूट जो है वो कोर्ट उसको करेगी। इसके साथ साथ अब काज ऑफ एक्शन आपको समझ आएगी। बनाए दावा जो हम लिखते हैं, ये बनाए दावा है, ये वजह है, ये हमें रिलीफ चाहिए। सेकेंडली जो है वो अंडर वैल्यूड, वैल्यू जो है ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अंडर वैल्यूड मतलब ये है कि आपकी, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये प्रॉपर्टी मेरी 1 लाख की है, मैंने सिर्फ और सिर्फ कोर्ट फीस से बचने के लिए इसकी 25,000 वैल्यू बताई है, 25,000 से कम बताई है, ताकि मुझे कोर्ट फीस पे ना करनी पड़े। और ये कोर्ट को जब पता चलेगा तो कोर्ट उसकी सही वैल्यू जो है वो उसको प्लेट में अमेंडमेंट, जिसको मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ इसके साथ साथ, लेकिन इस बेस पे कोर्ट उसका प्लेट जो है वो रिजेक्ट करेगी, कोर्ट उसकी प्लेट रिजेक्ट करेगी। जो वैल्यूएशन है वो मैं आपको बता देता हूँ इसके साथ साथ। 7.5% जो है वो वैल्यू होती है किसी भी दावा में। फॉर एग्जांपल आप 1 लाख का 7500, 7.5 7500, 2 लाख का जो है वो 15,000, और 15,000 से 2 लाख से ऊपर जितनी मर्जी हो, करोड़ हो, अरब हो, जितनी मर्जी हो, वो आपने 15,000 कोर्ट फीस पे करना है। और ये अंडर वैल्यूड कंसेप्ट क्लियर होगी। सूट इज नॉट प्रॉपरली स्टैम्प्ड, थर्ड टॉपिक, प्रॉपरली स्टैम्प्ड, वो कोई स्टैम्प मोहर की बात नहीं हो रही यहाँ पे। स्टैम्प मीन स्टाम्प पेपर, स्टाम्प पेपर जो है वो कौन कौन से कितने लगाने थे, नहीं लगाए, ये स्टैम्प पेपर के हवाले से बात हो रही है कि उस कोर्ट फीस उस पर दावा पे प्लेट में नहीं लगाई गई जो हम स्टाम्प की सूरत में साथ लगाते हैं। उसके लिए कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, और कोर्ट 148 की जो एप्लीकेशन हम देते हैं उसमें कोर्ट उनको टाइम दे सकती है, एक मौका दे सकती है, एक टाइम फ्रेम दे सकती है कि इसमें आप कोर्ट फीस जो है वो साथ लगा दें। तो इसके साथ साथ कोई भी फोर्थ जो है, आपको ये भी समझ आ गया होगा, कोर्ट फीस वाला भी, स्टैम्प्ड वाला भी। फोर्थ है जी, सूट इज बार्ड बाई लॉ। कोई अदालत जो है इसमें जो है वो मैं 5-6 आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ जो आपको समझने की ज़रूरत है। जिस तरह अगर कोर्ट खारिज करेगी लिमिटेशन एक्ट, उसकी लिमिटेशन जो है वो टाइम बार्ड हो गई है, तो लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 3 के तहत उस ये जो बार्ड कर रही है लॉ को, 711 जो है वो इस लॉ को लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 3 को बार्ड कर रही है, इसलिए ये प्लेट खारिज हो जाएगी। इसी तरह काफ़ी और एग्जांपल्स हैं, जिस तरह के अगर कोई को एडवोकेट की जो कंसेंट है उसके बगैर जो है वो कोई दावा जो है वो दायर कर देती है। आपको समझ आ रहा है? मैं आपको इसकी जो है 5-6 एग्जांपल्स दे देता हूँ। सबसे पहले जो है ये मैंने आपको दे दी एग्जांपल इसकी लिमिटेशन, जो टाइम बार्ड हो जाएगा। द सूट फॉर सेटिंग साइड डिग्री इज बार्ड अंडर सेक्शन 12(2) ऑफ CPC 1908। आगे है जी, द सूट हिट बाय डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल इज बार्ड अंडर आर्टिकल 114 ऑफ कानून शहादत 1984। द सूट फॉर प्रीएम्पशन बाय पर्सन हु इज नॉट प्रीएम्प्टर अंडर सेक्शन 6 ऑफ पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991। व्हेन सूट विदड्रॉ विदाउट परमिशन, फ्रेश सूट बार्ड ऑन सेम काज ऑफ एक्शन अंडर बार्ड अंडर सेक्शन जो है अंडर ऑर्डर 23 रूल 3। इसी तरह सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल इज बार्ड अंडर सेक्शन 42 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो ये जो है ये बार्ड कर रहे हैं इन सेक्शन, ये जो बार्ड बाई लॉ वाली हैं, जिस तरह ये मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं, ये चीज़ें बार्ड कर रही हैं। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट्स जो है एंड डिसमिसल ऑफ प्लेंट, इसमें भी डिफरेंस है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में और डिसमिसल ऑफ प्लेंट में फ़र्क है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड डिसमिसल ऑफ सूट इन द वर्ड्स दैट द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट
mean that if ingredients in Order 7 Rule 11 CPC were available in plaint, the court had jurisdiction and powers to reject the plaint. Dismissal of suit जो है वो that it was a final determination of controversy between parties, meaning thereby the trial court dismissed the suit only after holding inquiry and recording of एविडेंस। इसमें डिफरेंस आपको पता चल गया। रिजेक्शन और रिटर्न जो प्लेंट रिटर्न है वो आपको ऑलरेडी पता होगा। प्लेंट रिटर्न लेना, सिंपल विड्रॉ करना विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट 711 के इंग्रेडिएंट्स आ गए। कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो अल्टीमेट एंड टेम्परेरी हैं। जो उसके रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के हैं वो दोनों हो सकते हैं, अल्टीमेट भी हो सकते हैं और टेम्परेरी भी हो सकते हैं। बाजू का जो अमेंडमेंट करके दोबारा आप फ्रेश दायर कर देते हैं तो इस सूरत में वो अल्टीमेट होंगे। तो अगर वो कोई ऐसी बार्ड बाई टाइम आ गई है, टाइम बार्ड हो गई है, तो वो अल्टीमेट नहीं होगा बल्कि अल्टीमेट होगा, बल्कि टेम्परेरी नहीं होगा। तो इसी तरह जो है वो मैं जो साइटेशंस है वो एंड पे दे दूंगा। कौन कौन सी साइटेशन है, इसके 8 प्रिंसिपल्स हैं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट्स के। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट्स के ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है, इसके प्रिंसिपल्स जो कि इन द लाइट ऑफ प्रेसिडेंट तय पाए हैं वो 8 हैं। वो प्रिंसिपल जो है वो भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। मैं आप पहले वो ऑर्डर 7 रूल 11 पढ़ लेता हूँ, उसके बाद ये डिस्कस करता हूँ। द प्लेंट शैल बी रिजेक्ट इन द फॉलोइंग केसेस। शैल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। शैल का मतलब शैल हर सूरत। पहला इसका है जी वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज अ काज ऑफ एक्शन। काज ऑफ एक्शन नहीं बनती। पहला वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यू गलत वैल्यू बताई गई है, सही वैल्यू उस प्रॉपर्टी की नहीं बताई गई। एंड द प्लेंट ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट करेक्ट द वैल्यूएशन विद इन द टाइम टू फिक्स बाय द कोर्ट फेल्स टू डू सो। कोर्ट ने उसको टाइम दिया इसको सही करके सही इसकी वैल्यूएशन करे, लेकिन उस टाइम में वो उसकी करेक्शन नहीं हुई टू डू सो, फिर भी वो उसको फेल हो गया करने में, तो प्लेंट रिजेक्ट होगी। वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज प्रॉपरली वैल्यूड। प्रॉपरली रिलीफ तो वैल्यूड कर लिया गया है, बट द प्लेंट इज रिटन अपॉन पेपर इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड। कोर्ट फीस के जो स्टैम्प पेपर है वो साथ इनसफिशिएंट है। एंड द प्लेंट ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू सप्लाई द रिक्विजिट स्टैम्प पेपर विद इन अ टाइम टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट फेल्स टू डू सो। इसके लिए भी कोर्ट ने मोहलत दी, लेकिन उस मोहलत में जो है वो स्टैम्प पेपर नहीं लगाए गए, तो फिर भी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। जनरल प्रिंसिपल्स की तरफ आ जाते हैं। एवरी एवरमेंट मेड इन द प्लेंट। एवरी एवरमेंट जो उस मवाद है दावे में इन द प्लेंट इज टू बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट। उसको एक्सेप्टेड एंड करेक्ट किया जाएगा। इसकी साइटेशन आप पढ़ेंगे तो आपको इस प्रिंसिपल की समझ आ जाएगी। इसमें थस द करेक्टनेस ऑफ एवरमेंट ऑफ प्लेंट इज जनरल रूल सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी। अच्छा जी, सेकंड जनरल प्रिंसिपल, द डिफेंस टेकन इन द रिटन स्टेटमेंट कैन नॉट बी लुक्ड इनटू व्हाइल कंसीडरिंग रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। द डिफेंस टेकन इन द रिटन स्टेटमेंट कैन नॉट बी लुक्ड इनटू while considering rejection of plaint. Third principle, the fact that the plaintiff may ultimately fails in establishing the allegation in the plaint cannot be ground for rejection of plaint. इसकी भी citation है। हर प्रिंसिपल की citations दी गई हैं, आपने एंड पे देख लेना, उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। The court should examine plaint for purpose of rejection of plaint एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। जब कोर्ट में कोई प्लेंट पेश की जाएगी तो उसी वक्त कोर्ट उसको एग्जामिन कर लेगी रिजेक्शन के लिए। फिफ्थ है जी, 5वां सूल है, ओनली कंटेंट ऑफ प्लेंट शुड बी लुक्ड इनटू फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। सिर्फ प्लेंट के कंटेंट देखे जाएंगे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के लिए, इधर उधर की बात नहीं देखी जाएगी। 6 जनरल प्रिंसिपल जो है, where the provision of Code of Civil Procedure 1908 mutants मुनासिब इजाफों के साथ मीन इसका अप्लाई द प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड। प्लेंट
इजाफी जो मुनासिब इजाफे होंगे अगर वो नहीं किए गए टाइम के बाद तो प्लेन रिजेक्ट हो जाएगी। 8 एंड लास्ट प्रिंसिपल, व्हेन प्लेट इज वैग्यू मुबहिम, जब प्लेट मुबहिम होगी नो रिजेक्शन, रिजेक्शन नहीं होगी, बट अमेंडमेंट ऑफ प्लेट इज जस्ट, अमेंडमेंट होगी सिर्फ प्लेट की। जब मुबहिम होगी, कोई बात समझ नहीं आ रही होगी कि प्लेट में, तो वो प्लेट जो है वो सिर्फ उसकी अमेंडमेंट की जाएगी, रिजेक्ट नहीं की जाएगी। ये 8 जो है वो प्रिंसिपल थे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से, कोई बात आपको समझ ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लीगल नॉलेज के